हेलो एवरीवन। आज इस स्टडी नोट में हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी की जैसे ही हम जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट कुछ और चीज़ें जानने की ज़रूरत है जीएसटी के बारे में। जैसे जीएसटी कब आया, तो ये तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जीएसटी केम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इन इंडिया। बट कुछ और चीज़ें जो जानने की ज़रूरत है, जैसे जब जीएसटी आया तो दो तरह के बिल्स हैं। नॉट ओनली जीएसटी बिल, जीएसटी एक्ट का एक बिल हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का भी बिल होता है, क्योंकि जो भी टैक्सेशन, जो भी रिफॉर्म, जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 101वां अमेंडमेंट एक्ट आया 2016, वो प्रेसिडेंट एसेंट उसने रिसीव किया था ऑन 8 सितंबर 2016, और वहाँ से जीएसटी का सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र शुरू हुआ जहाँ पे 27 मार्च 2017 को जीएसटी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, और वहाँ लोकसभा में ये बिल पास हुए 29 मार्च 2017 को। देयर आफ्टर इस जीएसटी एक्ट को एसेंट मिल गया ऑन 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, एंड देयर आफ्टर इस एक्ट को लागू कर दिया गया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को ये ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ था, अदर देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट केम इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई 2017। मतलब बाकी भारत में 1 जुलाई 2017 और जम्मू और कश्मीर में 8 जुलाई 2017। तो ये तो बात हुई कि कब आया, कैसा आया जीएसटी। जीएसटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है तो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हम जो कमाते हैं, या हम जो खरीदते हैं, या हम जो सर्विसेज लेते या देते हैं, तो उस पर जो भी पैसा हम कमा रहे हैं उसका कुछ एक पार्ट वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट को। कंट्रीब्यूट करने का रीज़न क्या होता है? गवर्नमेंट उन पैसों से हमारे लिए अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, और अलग अलग तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, डिफेंस चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है जो सरकारी चीज़ें चलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, नंबर ऑफ़ थिंग्स। तो उन पैसों से देश को चलाने का काम किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। नाउ बात आती है कि टैक्सेशन कहाँ से आता है। तो टैक्सेशन कम्स फ्रॉम इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टैक्स इनकम से आता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर में आ गया। तो जो भी मेरा इनकम आ रहा है उससे जो टैक्स निकल रहा है वो मेरा डायरेक्ट टैक्स हो गया। सेकेंड चीज़, जहाँ गुड्स और सर्विसेज से टैक्स मिल रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे इनकम से नहीं निकल रहा, वो जो मैं परचेज कर रहा हूँ, जो मैं सर्विसेज ले रहा हूँ उससे निकल रहा। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, कि अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट इज ऑन द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम। मतलब व्हेन यू अर्न द इनकम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। मैंने कमाया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने पे अर्न उसने किया, लेकिन टैक्स आप उसको पे करते हैं सामान के साथ। तो व्हेन यू बाई स्टफ द शॉपकीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पेमेंट बट ही कलेक्ट इट्स फ्रॉम यू। मतलब टैक्स आपने उसको दिया और वो सरकार को जाके देगा। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जीएसटी की। तो जीएसटी में क्या कहते हैं? सप्लाई के ऊपर टैक्स लग रहा है। जीएसटी में कहते हैं सप्लाई वर्ड का यूज होता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ 4 चीज़ें ध्यान देने की है। फर्स्ट थिंग, देयर शुड बी अ सप्लाई। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो जीएसटी में है वो है सप्लाई, की सप्लाई होना चाहिए। सेकेंड थिंग, किस चीज़ की सप्लाई होनी चाहिए भाई? तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की। नेक्स्ट चीज़ ध्यान देने की है, बाय अ टैक्सेबल पर्सन। और लास्ट चीज़ ध्यान देने की है क्या? कि कुछ चीज़ें हैं जो सप्लाई के अंडर में कवर नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें सप्लाई के अंडर में कवर नहीं होती है वो जीएसटी के अंडर भी कवर नहीं होती। जैसे
पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ओनली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। अगर एल्कोहलिक लिक्वर का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हो रहा है तो वो एग्जेम्पशन में यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर इसको बेसिक वे में देखा जाए तो ये दिखने में 6 चीज़ें लग रही है, बट इट इज़ एक्चुअली ओनली 2 थिंग्स। पहला चीज़, द क्रूड ऑयल्स एंड इट फॉर्म्स, तो क्रूड ऑयल का जो भी फॉर्म्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दी गई। दूसरी चीज़, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आगे बढ़ते, जीएसटी के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना था कि काफ़ी सारे टैक्सेस इसमें सब्स्यूम्ड हो गए हैं। तो नंबर ऑफ टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्च चार्जेस, सेस, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, tax on lottery, betting, gambling, entry tax, luxury tax, taxes on advertisement. Number of taxes are subsumed under GST. Now moving forward, GST जो नेचर है GST का वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है? इसका मतलब टैक्स की लायबिलिटी वहाँ अराइज होगी जहाँ पे अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा गुड्स का। मतलब जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, जो जहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब जिस स्टेट में कंज्यूमर रह रहा है, रिसाइड कर रहा है, जहाँ पे उसने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, वो उसका अल्टीमेट प्लेस ऑफ टैक्स हो जाएगा, मतलब टैक्स वहाँ पे लगेगा। तो इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। यू कैन सी द स्क्रीन कि जीएसटी मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक 100 रुपये का कपड़ा है, क्लोथ है, जिसको 15 रुपये जीएसटी उसमें लगा, 15% जीएसटी के साथ 115 रुपये में बेच दिया गया। तो जब 115 रुपये में उसे बेचा गया तो 15 रुपये जीएसटी कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट जब वो सामने वाले के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, 115 रुपये पे अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, 150%। प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसने क्या किया, वो 250 रुपये की चीज़ को उसने 15% जीएसटी पे बेच दिया, ऑन 287 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब जो जीएसटी टोटल कलेक्ट हुआ वो हुआ 37.5, जिसमें से 22 रुपये 5 पैसे इस पर्टिकुलर आदमी ने दिए, इस टेलर ने दिए, मैन्युफैक्चरर ने। उसके बाद जो चीज़ सामने सेल हुई उसमें फिर 100% का प्रॉफिट लगा। 100% का प्रॉफिट लगने के बाद वो चीज़ हो गई 500 रुपये की, उस पर 15% जीएसटी लगा, मतलब 575 रुपये, 575 रुपीज़। 575 पे जो टोटल जीएसटी निकल रहा है वो हुआ 75, जिसमें से 15 रुपये सबसे शुरुआत में हमारे पास आ चुके थे। उसके बाद 22 रुपये 50 पैसे उसके बाद के ट्रांजैक्शन में हमारे पास आ चुके थे, मतलब 37 रुपीज़ 50 पैसे जीएसटी ऑलरेडी मेरे पास कलेक्टेड थे। तो बचे हुए जो 37 रुपीज़ 50 पैसे थे वो यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिए। तो टोटल जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ वो 75 हुआ। मतलब देयर इज़ नो कास्केडिंग इफेक्ट, देयर इज़ नो टैक्स ऑन टैक्स अंडर जीएसटी। नाउ कम्स द सेकेंड थिंग, डुअल मॉडल अंडर जीएसटी। अभी हमारे इंडिया में क्या है, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो इंडिया में इतनी तरह की चीज़ें हैं कि आप उसको एक तराजू में नहीं तौल सकते। इंडिया इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रलाइज्ड। हमारे यहाँ मोनार्क नहीं है, वी आर अंडर डेमोक्रेसी। और ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में स्टेट्स के पास भी पावर है लॉ बनाने का, सेंट्रल के पास भी पावर है। तो हमारे इंडिया में जब जीएसटी लागू हुआ तो वो डुअल मॉडल के बेसिस पे हुआ, मतलब कुछ पार्ट ऑफ जीएसटी जाएगा स्टेट को, कुछ पार्ट ऑफ जीएसटी जाएगा सेंट्रल को। नॉर्मली जो हमारे यहाँ मॉडल है वो है 50% गोज़ टू स्टेट एंड 50% गोज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी को समझते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? इट रिड्यूसेस कास्केडिंग इफेक्ट, जो कि अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले कि इट रिड्यूसेस द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्स ऑन टैक्स का काम नहीं है, जिस कारण से ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइस होता है।
अगर टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है तो ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइस भी हो गया, जो पार्ट टैक्स ऑन टैक्स का आता था। इसके अलावा इजी कंप्लायंस। वाई इजी कंप्लायंस, इसको समझते। इजी कंप्लायंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ GSTN का। GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क है ये क्या है? ये एक तरह का SPV है। SPV मीन्स स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये एक तरह का IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, ये कुछ पार्ट इसमें गवर्नमेंट का है, कुछ पार्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का है, मिला के इसे तैयार किया गया। और ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, इससे क्या क्या काम होता है? इससे रजिस्ट्रेशन होता है, इससे अलग अलग तरह के कंप्यूटेशंस होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, IGST के, CGST के, टैक्सेशंस के। इस पे MIS बना होता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात करें तो एक कॉमन GST पोर्टल बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। ये जो GST पोर्टल बनाया गया, इस पे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न, MIS, रिपोर्ट्स, हर तरह के वर्क किए जाते हैं। तो इसने क्या कर दिया? कंप्लायंसेस को आसान कर दिया, इजी कंप्लायंस। यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर एंड डिक्रीज इन ट्रांसपोर्ट टाइम विथ एलिमिनेशन ऑफ चेक पोस्ट। क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। तो GST से कॉमन नेशनल मार्केट का जन्म हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लॉज गवर्निंग GST। GST में चार एक्ट्स हैं। पहला एक्ट CGST एक्ट, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसके लिए ये कानून बना है। सेकेंड इज SGST और UTGST एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए SGST और यूनियन टेरिटरीज के लिए UTGST एक्ट। IGST एक्ट वहाँ पे जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सप्लाई हो रहा है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का कोलैबोरेशन हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन में, इंटरेक्शन हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन में, तो उस केस में IGST एक्ट। एंड द लास्ट वन इज GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। अब ये GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब ये प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है। मतलब जिस राज्य में, जिस स्टेट में फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उनको ये टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स का पैसा उस राज्य सरकार को नहीं मिलेगा। टैक्स का पैसा उस राज्य सरकार को मिलेगा जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है। तो सपोज़ एज ए एग्ज़ाम्पल, गुजरात में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन हाई है। लेकिन बिहार में काफ़ी पॉपुलेशन है, कंजम्पशन हाई है। तो अभी तक क्या था कि गुजरात सरकार को पैसे टैक्स के माध्यम से ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन बिहार सरकार को कम मिल रहे थे। लेकिन GST आने के बाद गुजरात को कम मिलेंगे, बिहार को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो डेविएशन ऑफ टैक्स होगा, इससे इफेक्ट्स होगा। और इसी इफेक्ट के कारण GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट लाया गया। मतलब वो स्टेट जो कि प्रोडक्शन स्टेट्स थे, जो कि अब नुकसान में जा रहे हैं टैक्स में, उनको कंपनसेट करने के लिए 5 साल तक GST स्टेट्स कॉम्पनसेशन एक्ट लाया गया और एक कॉम्पनसेशन सेस लाया गया। मतलब कुछ प्रकार के गुड्स है जिन पे सेस लगाया जाएगा और वो पैसा उन सरकारों को दिया जाएगा जितना उनको लॉस हो रहा है। जैसे सपोज़ गुजरात पहले 1000 करोड़ कमा रहा था, बिहार 500 कमा रहा था। अब बिहार 1000 कमा रहा है और गुजरात अब 500 कमा रहा है, कम हो गया। तो वो जो गुजरात को लॉस हो रहा है, मतलब 1000 माइनस 500 करोड़, 500 करोड़ का जो लॉस हो रहा है, वो केंद्र सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे 5 साल तक ये लॉसेस कवर अप करेगी। इसके अलावा एक और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है यहाँ समझने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, GSTC। तो ये जो GST काउंसिल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। GST काउंसिल जो आया था, वो आया था 12/9/2016, 12 सितंबर 2016। और GSTC को कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? ये आर्टिकल आया था 12 सितंबर 2016 को और GSTC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 15 सितंबर 2016 को। ये जो GST काउंसिल है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें मेंबर्स भी हैं। कौन है मेंबर्स? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट,
तो फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंटर, इंडिया के जो फिनेंस मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन है। मेंबर्स कौन होंगे? स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू इंचार्ज जो भी हैं वो मेंबर्स होंगे। इसके अलावा स्टेट फिनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स जो होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। वाइस चेयरपर्सन का ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। वाइस चेयरपर्सन वो एज पर द वोटिंग, जब मीटिंग होगी तो वोटिंग में डिसाइड होगा कि वाइस चेयरपर्सन किसको रखना है। वो स्टेट फिनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल के बीच में मिलाकर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीएसटीसी? तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? सजेशंस देना, रिकमेंडेशंस देना। जीएसटी काउंसिल क्या करता है? सेंट्रल को या स्टेट को अलग अलग चीज़ों पे जीएसटी में जो चेंजेस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, या किस तरह से कमिंग सिचुएशंस के अनुसार उसको कोप अप करने के लिए हेल्प आउट करना चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। जैसे टैक्स का रेट कितना बढ़ा देना चाहिए या किन चीज़ों पे टैक्स हटा देना चाहिए, ये सारे काम जो होते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना बढ़ना चाहिए, कितने पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितने पे नहीं होना चाहिए, ये हर तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। इसके अलावा प्रोसीजर क्या होता है जीएसटी काउंसिल का? तो जीएसटी काउंसिल का जो प्रोसीजर है उसको समझते हैं। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो जीएसटी काउंसिल में जितने मेंबर्स हैं उसमें 1/3 मेंबर्स सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 2/3 मेंबर स्टेट के। मतलब सपोज अगर 9 मेंबर के जीएसटी काउंसिल है तो उसमें से 3 आदमी सेंटर का होगा, 6 आदमी स्टेट के होंगे। इसके अलावा कोई भी अगर वोट होगा जहाँ पर उसे पास करना होगा किसी चीज़ को, तो 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स होगा, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। और ये 3/4 ऑफ द जो वेटेड वोट्स है ये दोनों में होगा, मतलब सेंटर में भी और स्टेट में भी। मतलब 1/3 ऑफ द सेंटर का भी 3/4 ओके होना चाहिए और स्टेट का भी 2/3 ऑफ द स्टेट का में भी 3/4 वेटेड वोट्स होना चाहिए। तो 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। तो ये वर्क होता है, इस तरह से काम करता है, या ये प्रोसीजर होता है कोरम मीटिंग्स का जीएसटी काउंसिल का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना